जिससे आपकी। प्यारे बच्चों, मैं उमा सक्सेना, प्रवक्ता हिंदी, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन, आप सबका अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम यूपी बोर्ड एकादश के में हिंदी विषय के अंतर्गत कहानी का उद्भव एवं विकास और उसके तत्वों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी विधा हिंदी साहित्य की समस्त विधाओं में सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोचकता होती है। हम बचपन से ही नानी दादी सभी से कहानी सुनते आए हैं और ये कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत प्रभावित करती है। और यह कहानी न केवल प्रभावित करती है बल्कि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी परिवर्तन करना चाहें, विचारों में, अच्छे विचारों में परिवर्तित करना चाहें, उसमें भी बहुत सहयोग करती है। तो क्यों ना जिसकी इतनी महत्ता हो तो उसका विकास जानना, उसका उद्भव जानना और उस कहानी के तत्व जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अतः आज हम अपनी इस कक्षा में उसी का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, कहानी क्या है? कहानी को गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है, जैसा मैंने आपको भी बताया। और कहानी का जो पहले प्रारंभ हुआ था उसको आख्यायिका, लघु कथा ये नाम से भी जाना गया है। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के हिंदी पर्याय के रूप में भी कहानी का ही सामान्य रूप माना जाता है। तो बच्चों, मानव सृष्टि का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे कहानी का भी विकास होता गया। कहानी कहना, सुनना मनुष्य की आदतों में से एक है। प्रारंभ में ही मनोरंजन और आत्मबल में वृद्धि के लिए कहानी कही जाती थी, सुनी जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति ने समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को भी प्रकट करने के लिए इसको अपना साधन बनाया और नीति, उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य आंतरिक अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति के लिए भी कहानी को माध्यम बनाया गया। तो कहानियों को, जो कहानियां हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें एक विशेषता होती है वर्णनात्मक। उसमें वर्णन होता है और इसीलिए सबसे ज्यादा इस कहानी की विधा को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहानी क्या है उसके बारे में भी ज्ञान रखना आवश्यक है। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषाएं देख ली जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि कहानी की परिभाषा, कहानी के विषय में बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं। प्रेमचंद के अनुसार, क्योंकि उनको प्रेमचंद को कहानी का सम्राट माना जाता है, तो सबसे पहले उनके ही विचार क्यों ना देखे जाएं। कहानी कोई उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे में माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगत होता है। अर्थात एक गमले में ही, एक पुष्प में ही उसकी कलियां, पत्तियां, इन रूप में ही उसका पूरा माधुर्य दिख जाता है। यानी कहानी में ही हमको सारे भाव स्पष्ट होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लेकर क्षिप्र गति से किसी गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली जो विधा है, गद्य की विधा है, वो कहानी कहलाती है। इसी क्रम में बाबू गुलाब राय ने कहा है कि कहानी एक स्वतः पूर्ण ऐसी रचना हो जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाले व्यक्ति के केंद्रित घटना या घटनाओं को आवश्यक उत्थान और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने का वर्णन हो। कहने का भाव है कि ऐसी रचना कहानी कहलाएगी जिसमें कोई घटना हो, व्यक्ति से संबंधित जीवन की कोई संवेदनात्मक घटना हो, कोई ऐसा मोड़ हो और उनको पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति किया जाए, तो इस विधा को कहानी कह सकते हैं। अब बच्चों, हम आगे देखते हैं कि कथा साहित्य का जो विकास क्रम है, यद्यपि बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि कथा साहित्य के विकास को हमने दो कालों में विभक्त किया है। यहाँ पर देखिए, सबसे प्रारंभिक काल और दूसरा आधुनिक काल। प्रारंभिक काल देखते हैं।
बच्चों, भारतवर्ष में कहानी का प्रारंभ वैदिक युग से ही हो गया था। ये कोई अभी की बात नहीं। ऋग्वेद के यम यमी, पुरूरवा और वशी आदि के संवाद, उपनिषदों के रूपात्मक व्याख्यान, नाहुष, ययाति आदि के उपाख्यान, ऋषि मुनियों की कथाएं भारतीय कहानी के सब प्राचीनतम रूप हैं। इसी युग में कथा साहित्य की एक और परंपरा चारणों तथा अन्य कवियों द्वारा भी विकसित हुई। आपने आदिकाल में इस प्रकार की पढ़ी होंगी, जिसमें इतिहास से संबंधित, पौराणिक पुराणों से संबंधित कथानकों में कल्पना का पुट देकर उनके नायकों के चरित्र श्रवण से, नायकों का जो चरित्र है, सुंदर चरित्र को जब सुना जाता है और उसको सुनने से पुण्य के लोग को दिखाया गया है कि यदि हम महान पुरुषों की कहानी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से भी हमको कुछ न कुछ लाभ होता है। जैसे आल्हा उदल, पृथ्वीराज रासो, अन्य शूरवीरों की कहानियां इसी परंपरा में मानी जाती हैं। जब इसका जरा इतिहास देखते हैं कि जब उत्तर भारत में मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था और उस समय वे अपनी संस्कृति तो लाए थे, साथ ही साथ एक संस्कृति और ले आए थे, कथा कहानियों की। अरब निवासी अपने साथ सहस्त्र रजनी चरित्र, अर्थात जिसे आजकल हम अरेबियन नाइट्स के नाम से जानते हैं, इस देश के प्रेमाख्यान को लेकर आए थे। और अतः कथा साहित्य की दूसरी परंपरा सूफियों द्वारा भी विकसित हुई, जिसमें मृगावती का नाम आप जानते हैं, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप, इंद्रावती आदि ऐसे ही अनेकानेक प्रेम आख्यानक काव्य हैं। हिंदी कहानियों का यदि प्राचीन रूप हम देखते हैं, प्रारंभिक रूप देखते हैं, तो वो हमें किस्सा, वृत्तांत आदि के रूप में मिलता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, देवरानी जिठानी आदि इसी प्रकार की कहानी मानी जाती हैं। अब हमने कहानी की यात्रा को दो में बांटा था। पहला था प्रारंभिक युग, अब है आधुनिक। आधुनिक काल में देखिए, जैसे जैसे धरती पर आधुनिक मानव के अवतरण होने पर, यानी मनुष्य में भी जैसे जैसे विकास हुआ, आधुनिक रूप में जैसे जैसे वह अवतरित हुआ, वैसे वैसे उसकी भाषा लेखन में, उसकी चित्रकारी के साथ में विकास हुआ और साथ ही साथ इसका प्रभाव कहानियों पर भी पड़ा। और कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका स्वरूप यदि हम देखें तो पाश्चात्य साहित्य तथा बांग्ला कहानी से प्रभावित है। क्यों बच्चों, इसके बारे में जानिए। क्योंकि वस्तुतः यूरोपीय कहानी का प्रभाव हिंदी कहानी पर प्रारंभ में बांग्ला कहानी के माध्यम से पड़ा। कारण क्या था कि अंग्रेजी का साहित्य अनुवाद के रूप में बांग्ला में आया और बांग्ला से यह हिंदी में आया, और आज की हिंदी कहानी के उद्भव की शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है। सन 1857 ईस्वी से भारतेंदु युग की शुरुआत हुई मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस कालखंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र सहित अन्य साहित्यकार नाटकों और निबंधों के लेखन में ज्यादा सक्रिय थे। हालांकि इस काल में कुछ कहानियां भी लिखी गईं, परंतु उन्हें हिंदी की मौलिक कहानी नहीं माना जाता। तो कहानी का प्रारंभ तो 1857 से प्रारंभ ही हो गया था। हिंदी में सबसे पहली कहानी कौन सी है, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। तो बच्चों, हम लोग जरा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है। इस पर विद्वानों में विवाद रहा है और कई लोगों ने, कई विद्वानों ने कई कहानियों को प्रथम कहानी माना है। जैसे कि रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पति और पंडितानी आदि तथा दुलाई वाली। रचना काल की दृष्टि से यदि हम देखें तो रानी केतकी की कहानी जो ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित है वो सबसे पुरानी है, किंतु कहानी कला की दृष्टि से उसको आधुनिक नहीं कहा जा सकता। इसकी रचना प्राचीन कथा पद्धति पर हुई। कथानक, पात्र तथा भाषा सभी इसे प्राचीन कथाओं के निकट ले जाते हैं। शेष 6 कहानियों में से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो है वो प्रथम है। यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती
पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और प्रारंभ में कुछ आलोचक इसे मौलिक कहानी नहीं मानते थे, लेकिन आज के समय में यह स्पष्ट हो गया है कि इंदुमती ही मौलिक कहानी है और यह हिंदी की प्रथम कहानी, आधुनिक कहानी मानी जा सकती है। तो बच्चों, आज यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। आधुनिक कहानी की विकास यात्रा को अब हम विकास यात्रा पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं, देखते हैं, तो उसको हम 4 भागों में बांट लें। प्रेमचंद पूर्व युग, यानी प्रेमचंद से पूर्व की कहानियां, प्रेमचंद युग में किस प्रकार उसका स्वरूप रहा, प्रेमचंदोत्तर युग में कैसा रहा और स्वातंत्र्योत्तर युग में कैसा रहा। तो बच्चों देखिए, प्रेमचंद पूर्व कहानियां। हिंदी कहानी के विकास की यात्रा सरस्वती और इंदु और सुदर्शन पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रारंभ हुई थी और हिंदी की आरंभिक कहानियां इन्हीं पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुई। तो क्यों ना पहले हम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कुछ कहानियों को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष भी हमने आपको दिया है और कहानीकारों के नाम, कहानी जैसे इंदुमती 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चौड़ाई 1902 में लाला भगवान दीन, 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल, 1 के 2 1906 ईस्वी में लाला पार्वती नंदन। इसी प्रकार दुलाई वाली, राखी बांध भाई, रक्षाबंधन, सौत, पंच परमेश्वर उसने कहा था। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ एक प्रकार से जब देखते हैं तो द्विवेदी युग में हुआ था। हिंदी में द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ है ऐसा माना जाता है। इस काल में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान, भाव प्रधान कहानियां ज्यादा लिखी गईं। शैली की दृष्टि से इस समय आत्मकथात्मक को लेकर के स्वप्न शैली तक की कहानियां भी लिखी गई थी। तो एक बार हम प्रेमचंद से पूर्व जो हिंदी की कहानियां लिखी गई हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वामा मनोरंजन, चंडी प्रसाद सिंह हास्य रत्न, किशोरीलाल गोस्वामी प्रणयनी परिणय और अंबिका दत्त व्यास कथा, कुसुम कलिका। दूसरा आता है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ बच्चों हो गया था, क्योंकि इसमें कहानी में प्रौढ़ता के दर्शन होते थे और कहानी में जो आवश्यक तत्व होने चाहिए वह सब विद्यमान थे। इसीलिए माना जाता है कि प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी और यदि देखते हैं तो उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर थी और अंतिम कहानी उनकी कफन थी जो उन्होंने 1938 में लिखी थी। सबसे बड़ी विशेषता प्रेमचंद युग की यह है कि सबसे पहले प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी उनमें आदर्शवाद के दर्शन थे, लेकिन धीरे धीरे वह आदर्शवाद यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुआ और कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं का, उनकी बुराइयों का वर्णन हुआ, जिसने की कहानी को एक नया आयाम प्रदान किया। और इस दृष्टि से हम देखें तो प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहना सर्वथा उपयुक्त है। प्रेमचंद के युग के प्रमुख कहानीकारों को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, विशंभर शर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावाल लाल वर्मा और बेचन शर्मा उग्र। ये प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकारों में से माने जाते हैं और प्रेमचंद तो प्रमुख हैं तो उनकी कहानी संग्रह देखना आवश्यक है। सप्त सरोज, प्रेम प्रतिमा, नवनिधि, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम पूर्णा और प्रेम चतुर्थी, इनका क्रमशः इसी प्रकार से सन लिखा हुआ है। और प्रेमचंद की वो संग्रह थे, कहानी संग्रह, ये कहानियां हैं। कुछ ही कहानियों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। सज्जनता, नमक का दरोगा बहुत प्रसिद्ध कहानी है। सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर तो एक मूवी भी बनाई गई है। और पूस की रात, बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी ये कहानी जरूर। दो बैलों की कथा, इतनी भावुक, इतनी संवेदनापूर्ण कहानियां हैं जो मर्म को छू लेती हैं। और इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी 300 कहानियां जो लिखी
उसको मानसरोवर शीर्षक के अंतर्गत 8 भागों में प्रकाशित किया। इसी प्रेमचंद युग में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुलेरी जी विश्व के उन चुनिंदा कहानीकारों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों के माध्यम से ही अपना महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य में बनाया। गुलेरी जी की कहानियां जरा देखते हैं। सुखमय जीवन, अपने भारत मित्र में प्रकाशित बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। लेकिन उसने कहा था बच्चों कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, और विशेषता है इसकी, और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, और ये एक संवेदनापूर्ण कहानी है। इसी में ही उनके मुख्य प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद को देखते हैं तो उनकी सबसे पहली कहानी थी ग्राम, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है, और उनकी अंतिम कहानी थी सालवती। और इस प्रकार प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया था और अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल था। प्रसाद के प्रमुख कुछ कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और प्रसाद की कुछ कहानियां हैं जो बहुत सुप्रसिद्ध रही हैं, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़ उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी। यदि हम इस प्रकार से कुछ और प्रमुख कहानीकारों को देखते हैं तो उनमें है वृंदालाल वर्मा, राधिका रमण प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री। आपने सभी का नाम सुना होगा और इनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको संक्षेप में दिया है। वृंदालाल वर्मा की शरणागत, कलाकार का दंड, कुसुमांजलि, गांधी टोपी, राधिका रमण की, और रजकण, बाहर भीतर, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, यह चतुरसेन शास्त्री की। यह थे आपके प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार। अब आता है इसी के और कहानीकार है विशंबर नाथ शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, श्री पूजन सहाय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, जिनमें राहुल सांस्कृत्यायन के सप्तमी के बच्चे आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, और पुन्नालाल बख्शी की झलमला। इन कहानियों को आपने अपने पाठ्य पुस्तक में जो जीवनी के अंतर्गत पढ़ा होगा। चंडी प्रसाद हृदयेश भी इसी के ही प्रमुख कहानीकार हैं, बेचन शर्मा उग्र भी इसी के ही कहानीकार हैं। इसके पश्चात आता है प्रेमचंदोत्तर युग। सन 1930 से 1947 के कालखंड को प्रेमचंदोत्तर काल कहा जा सकता है। 1927 से 1928 के आसपास जैनेन्द्र ने कहानी लिखना प्रारंभ किया था। बच्चों ध्यान दीजिए कि जैनेन्द्र के आगमन से ही एक नया युग प्रारंभ हो गया था। जैसे सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी, आपको पता है, साहित्य के इतिहास में आपने पढ़ा है। उस समय रचनाओं में प्रगतिशीलता तत्व का समावेश भी हुआ था, और जैनेन्द्र जैसा कि एक सक्रिय क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे तो उसका प्रभाव उनकी कहानियों में भी परिलक्षित होता है। इसी के साथ इसी युग में ही, प्रेमचंदोत्तर युग में ही, अधिकांश कहानीकारों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से संबंधित, उनके मत से संबंधित प्रभावित कहानियां लिखी हैं। अज्ञेय, जैसा कि इनके नाम से प्रयोगवाद का नाम ही पड़ा, अज्ञेय प्रयोगवादी कलाकार थे। उनके आगमन के साथ कहानी नई दिशा की ओर मुड़ी। जिस आधुनिकता बोध की आज बहुत चर्चा की जाती है उसका श्रेय अज्ञेय को ही दिया जाता है। इसी प्रकार के इसी कालखंड में यथार्थपरक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, हास्य परंपरा, साहसिक परंपरा, अनेकानेक विषयों पर कहानियां लिखी गईं, और इनके जो प्रमुख कवि थे, प्रमुख लेखक कहानीकार थे, इलाचंद जोशी, रांगे राघव, अश्क आदि, जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकारों पर दृष्टि डालते हैं तो इनमें जो प्रमुख हैं जैनेन्द्र की कहानियां, जिनमें कि चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद्व और स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर उन्होंने बड़ा ही सूक्ष्म गहन स्तरों तक स्पर्श किया है। ऐसी कहानियां जो सभी के मन को स्पर्श करती हैं। इसी के साथ साथ इनकी कहानियों में स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, यह भी बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानियां हैं। यशपाल भी इसी के ही प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। यशपाल के कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दीन, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिनकारी कहानियां थी इनकी। साग, मनु की लगाम, धर्म रक्षा, ज्ञान दान, प्रतिष्ठा का भोज आदि। अभी हमने प्रमुख कहानीकारों के बारे में पढ़ा।
इलाचंद जोशी भी इसी युग के ही प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। जोशी जी ने अपनी कहानियों में दमित काम वासना, तज्जनित मानसिक विकृति, दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है। और इनकी भी यह कहानियां सुप्रसिद्ध हैं, संग्रह प्रसिद्ध हैं। रोमांटिक छाया, दिवाली और होली, धूप रेखा, आहुति, खंडहर की आत्माएं। अज्ञेय की यदि देखा जाए तो वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते मिलता है। अज्ञेय के प्रमुख कहानी संग्रह विपतगा, परंपरा, अमर वल्लरी, कोठरी की बात, शरणार्थी और कहानियां हैं होली बोन की बत्तखें, मेजर चौधरी की वापसी, कड़ियां, अमर वल्लरी और मैना। इसी के साथ अश्क के कहानी संग्रह हैं, प्रमुख कहानियां हैं। विष्णु प्रभाकर भी इसके प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। अमृतलाल नागर, अमृत राय, रांगे राघव। इस प्रकार बच्चों, आप इनकी कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं कि आधुनिक काल में कहानी का रूप कितना विकसित हो चुका था और प्रत्येक कहानीकार की कहानियों ने सभी के जन सामान्य को प्रभावित भी किया। स्वातंत्र्योत्तर युगांतर आया, इस कालखंड की कहानियों में कला और शिल्प की दृष्टि से नवीन प्रयोग हुए। लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और नई कहानी के प्रथम चरण में ग्राम कथा में भी ठहराव आ गया था और इस युग में हिंदी कहानी में अनेक वाद विमर्श और आंदोलनों का आगमन हुआ था। स्वातंत्र्योत्तर काल में कहानी के अंतर्गत यांत्रिक व्यक्ति की कुंठा, उलझन, संक्रमणकालीन मना स्थिति आदि का चित्रण हुआ है। और इस युग की कहानीकारों ने में जो वर्ग बटे हैं, प्रथम वर्ग में रेणु मार्कंडे, अमरकांत, शैलेश भटियानी, शेखर जोशी, शिवानी प्रमुख हैं और दूसरे वर्ग में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय आदि उल्लेखनीय हैं। तो इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से कथा साहित्य को समग्र किया। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श जैसे विमर्शों के माध्यम से हिंदी कहानी के क्षेत्र को बहुत कुछ दिया। हरिशंकर परसाई हास्य हैं, उनकी जो कहानियां हैं। रविंद्र त्यागी, शरद जोशी, ये कहानीकारों ने हास्य व्यंग्य की शैली में कहानियां लिखकर समय और समाज की समस्याओं को प्रकट किया। आज के परिदृश्य की बात की जाए तो अब कहानियों में आधुनिकता का समावेश हो गया है। तो इस प्रकार हमने इस आधुनिक काल के प्रमुख कहानीकारों को देखते हैं। भीष्म साहनी रहे, जिनकी चीफ की दावत अमृतसर आ गया। हरिशंकर परसाई, अमरकांत, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये सब आपकी नई कहानी के कहानीकारों में गिने जाते हैं। इसके साथ ही कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, रघुवीर सहाय, गोविंद मिश्र, गिरिराज किशोर, क्षितिश शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, कामता नाथ, मधुकर सिंह, योगेश कुमार। अब जरा हम थोड़ा सा प्रेमवदा, यह महिला कहानीकार में है। एक अपवित्र पेड़, खरगोश, फाल्गुन की उपकथा, मन्नू सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, चंद्र किरण सक्सेना, शिवानी, कृष्णा सोबती। यह आपने देखा महिला कहानीकार है। मंडू भंडारी, उषा प्रियमवदा, कृष्णा अग्नोत्री। अभी तक हमने आधुनिक कहानी तक के कहानीकारों के बारे में ज्ञान किया, अध्ययन किया। अब हम जरा दृष्टिपात करते हैं कहानी के तत्व। कहानी के कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो उसके 6 तत्व माने गए हैं। कथा वस्तु, पात्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण और उद्देश्य। तो बच्चों, कथा वस्तु तो होना बहुत ही अनिवार्य है। कथा वस्तु जिस घटनाक्रम या कथा के आधार पर कहानी की रचना की जाती है उसे कहानी की कथा वस्तु कहा जाता है। कथा वस्तु जितनी अधिक सरल, संक्षिप्त और सरस होगी उतनी ही कहानी प्रभावी होगी। पात्रों का चरित्र चित्रण, पात्र का होना और पात्रों के जीवन की घटनाओं का उसमें वर्णन होना, यही तो एक पाठक को आकर्षण का केंद्र होता है। इसी प्रकार
पात्रों का जो संवाद है वो कितना प्रभावी है, वो देशकाल वातावरण के अनुरूप है अथवा नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाता है, तभी कहानी अपने में पूर्ण होती है। अब आता है भाषा शैली। भाषा हमारे भावों की वाहिका होती है। तो भाषा, यदि भाषा ही सर्व प्रमुख कारक है इसका, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम इसको सर्वजन के समझने योग्य बना सकते हैं। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन उसको समझ सके। और शैली इस प्रकार की प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उसकी शैली होती है। तो जैसे व्यक्तित्व होता है वैसी ही व्यक्तित्व की शैली उसके रचना में दिखाई देती है। इसी प्रकार देश काल और वातावरण का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि देश काल और वातावरण के अनुरूप कहानी नहीं है तो वह कहानी में रोचकता नहीं रहेगी, बल्कि वह सबके लिए नीरसता पूर्ण हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही साथ उद्देश्य, मनुष्य के जीवन में जो भी कोई काम करता है वो बिना प्रयोजन के काम नहीं करता। तो जो कहानी भी लिखी जाती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है। तो रचनाकार अपने देश काल वातावरण के अनुरूप जो समस्याएं हैं, जो समाज की स्थितियां हैं, गतिविधियां हैं, उन्हीं के अनुरूप कहानी लिखता है और उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और होना भी चाहिए, तभी अपने में कहानी पूर्ण होती है। तो बच्चों, अभी तक हमने आपने कहानी के तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया। कहानी के एक विकास यात्रा को हमने संक्षेप में जाना कि उसके 4 किस प्रकार से युगों में बदली। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर और स्वातंत्र्योत्तर। स्वातंत्र्योत्तर युग को हम कहा जाए तो हम नई कहानी भी कह सकते हैं। तो बच्चों, जो आपने अभी तक इतिहास पढ़ा, कहानी के तत्व पढ़े, उन तत्वों से संबंधित यदि आप प्रश्नोत्तर या गृह कार्य नहीं करेंगे तब तक उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आपको गृह कार्य हम दे रहे हैं और इन गृह कार्य में जरा प्रश्नों को देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में कहानी का स्वरूप क्या था? तो ये आपको बताना है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, क्यों, उसका कारण भी बताना है। प्रेमचंद के पूर्व के कहानीकारों के नाम, प्रेमचंद को कहानी सम्राट क्यों कहा जाता है, भी मैंने आपको इससे पूर्व इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। प्रेमचंदोत्तर के कहानीकार, प्रमुख महिला कहानीकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में ज्ञान जरूर रखना चाहिए। और कथा वस्तु से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है आपको। और साथ ही साथ कहानी के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत अवश्य बताइए, क्योंकि ये जो विद्वानों के मत हैं वही निर्धारित करते हैं कि कहानी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। एक कहानीकार को कहानी लिखते समय विद्वानों के मतों से बहुत कुछ लाभ मिलता है, इसलिए उसका होना अनिवार्य है। तो बच्चों, आज हमने कहानी के उद्भव और उसके विकास के बारे में अध्ययन किया, कहानी के तत्वों के बारे में अध्ययन किया, और निश्चय ही ये मेरा विश्वास है कि आपको इस कहानी के बारे में, उसकी विकास यात्रा के बारे में पूर्ण जानकारी हो गई है और इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।